ओके हमने कल सिलेबस देखा था उसमें से जो फर्स्ट हमारा पोर्शन है दैट पोर्शन इज क्लाउड। ओके तो क्लाउड में हम एडब्ल्यूएस जीसीपी और अजूर देखने वाले हैं। तो उसमें एडब्ल्यूएस जो है हम एंड टू एंड देखेंगे बिकॉज अभी जो हमारे पास ओपनिंग्स है वो एडब्ल्यूएस के लिए है। सो एडब्ल्यूएस हम एंड टू एंड देखेंगे। एडब्ल्यूएस में कुछ फीचर्स है जैसे कि EC2 VPC लैम्डा फंक्शन S3 बकेट RDS बिन स्टैक। उसके बाद AWS IAM है और क्लाउड बैच ये फीचर्स जो है AWS के ये फीचर्स हम देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ AWS। व्हाट एग्जैक्टली द क्लाउड एंड AWS क्या होता है। ओके तो क्लाउड ये जो टेक्नोलॉजी है क्लाउड का मतलब ये है कि जो भी कुछ है वो इजीली हमको अवेलेबल होता है। क्लाउड मीन्स क्या है कि जो हमारा बादल जो होते हैं ओके बादल सभी एरिया में सभी जगह से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। और वो बादल कहीं पे भी गरजते हैं कहीं पे भी बरसते हैं। सिमिलरली वही जो कंसेप्ट है वही कंसेप्ट का यूज करके वही वर्ड का वही मीनिंग यूज करके ये क्लाउड कॉन्सेप्ट जो है वो आ चुका है। क्लाउड कॉन्सेप्ट में क्या है कि जो भी कुछ है उसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। उसमें कोई लोकेशन की ज़रूरत नहीं है, को किसी भाषा की ज़रूरत नहीं है या फिर किसी और जियोग्राफिक लोकेशन की ज़रूरत नहीं है। उसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, इसीलिए उसको क्लाउड बोला जाता है। तो ये जो क्लाउड है, ये क्लाउड में भी कुछ कॉन्सेप्ट है। उसमें से जो 3 बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो है IaaS, दूसरा है PaaS और तीसरा है SaaS। ओके, ये जो IaaS है इसका मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस और दूसरा है पास, इसका मतलब है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। उसके बाद तीसरा है सास, इसका मतलब है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो ये जो तीन तीन मेजर कॉन्सेप्ट है क्लाउड में, ये किसी भी क्लाउड में कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर हो, क्लाउड प्रोवाइडर इट इट अ सेकेंडरी पार्ट बट क्लाउड के जो ये कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट सब जगह कॉमन है। AWS में जाओ ये कॉन्सेप्ट कॉमन है। उसके बाद GCP में जाओ ये कॉन्सेप्ट कॉमन है। या फिर हम कहीं पे भी अगर जाते हैं कोई भी सर्विस प्रोवाइडर में जाते हैं क्लाउड प्रोवाइडर, तो उस जगह पे सब जगह पे ये तीन जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे कॉमन है। ओके तो इसमें हम पहले समझ लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस IaaS क्या होता है। IaaS का मतलब क्या है, जो भी हमारा हार्डवेयर होता है जैसे कि लैपटॉप हम देखते हैं तो लैपटॉप में हमारे पास रैम होता है, उसके बाद उसका हार्ड डिस्क होता है, प्रोसेसर होता है, स्टोरेज होता है, नेटवर्क डिवाइस होते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे लैपटॉप में होते हैं। सिमिलरली हम अगर डेस्कटॉप की बात करें तो डेस्कटॉप में भी ये सारी चीज़ें होती हैं, ओके? तो इसको हम फिजिकल डिवाइस जो होता है, फिजिकल हार्डवेयर जो होता है, इसको हम बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली हमारा पीसी आएगा और नेटवर्क सिस्टम आएगा, ये दोनों चीज़ें हमको लगेगी। जैसे कि हमारा नॉर्मल लैपटॉप भी अगर हम देखेंगे तो उसको भी हमको इंटरनेट को एक्सेस करना होगा तो हमको वाईफाई की जरूरत होती है, ओके? या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत होती है, राइट? उसके थ्रू ही हम पूरे वर्ल्ड का जो भी इंफॉर्मेशन है इंटरनेट के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हमको लगता है दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर इज नथिंग बट फिजिकल हार्डवेयर, उसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी एज अ सर्विस के रूप में हमको जो प्रोवाइड करता है दैट क्लाउड इज कॉल्ड एज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। जैसे कि फिजिकल मशीन नहीं है वो वर्चुअल मशीन होता है बट वो भी उसमें भी रैम होगा, उसमें भी सीपीयू होगा, उसमें भी जीपीयू होगा। जो जो एक मशीन में जो जो फीचर्स होते हैं वो सारे फीचर्स हमको एज अ सर्विस के तौर पे मिलते हैं। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर में हमको क्या क्या मिलेगा, तो इसमें हमको वर्चुअल मशीन मिलेगा, नेटवर्क जो भी नेटवर्क है वो हम नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, पब्लिक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम पूरा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, पूरा जो मशीन रहेगा दैट मशीन वी कैन मैनेज, ओके? तो ये जो है ये हमारा हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। दूसरा जो और एक तरीका है और एक जो क्लाउड सर्विस है दैट इज
प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमको क्या मिलेगा? सिर्फ हमको मशीन मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। ओके, सारे एप्लीकेशंस हमको खुद से कॉन्फ़िगर करने होंगे। जैसे कि अगर कोई विंडोज़ मशीन, हमको विंडोज़ का ओएस हमको इंस्टॉल करना है, या फिर इस मशीन में भी हमको कोई सर्विसेज़ या फिर कोई एप्लीकेशंस हमको इंस्टॉल करने हैं, तो वो जो सारा इंस्टॉलेशन जो है, वो हमको खुद करना होगा। ओके, और दूसरा जो है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, तो इसमें क्या है, पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म हमको रेडीमेड अवेलेबल कराया जाता है, दैट इज द प्लेटफॉर्म। तो इसमें जैसे कि सपोज वेब सर्वर हमको चाहिए, तो वेब सर्वर प्री इंस्टॉल्ड होगा और हमको सिर्फ हमारा एप्लीकेशन जो है वहां पे डिप्लॉय करना होता है, दैट इज यूर प्लेटफॉर्म। ओके, तो पूरा प्लेटफॉर्म, जैसे कि विंडोज़ का एप्लीकेशन है, तो विंडोज़ का प्लेटफ़ॉर्म वहाँ पे रेडी हो जाएगा, या फिर उसमें डेटाबेस चाहिए, या फिर उसमें जो भी एप्लीकेशन चाहिए, वो सारे एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर किए जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, और वो एप्लीकेशन का पूरा प्लेटफ़ॉर्म रेडी किया जाता है, और वो प्लेटफ़ॉर्म हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। उस सर्विस को, उस क्लाउड सर्विस को हम बोलते हैं प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस, या फिर उसको हम बोलेंगे शॉर्ट फ़ॉर्म में पास। ठीक है? और तीसरा जो है, दैट इज़ द सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। जैसे कि अभी हम कोई भी जैसे कि जीमेल हम यूज़ करते हैं, राइट? तो जीमेल इज़ अ सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है, उसके बाद सॉफ्टवेयर भी वहाँ पे कॉन्फ़िगर किए जाते हैं। एवरीथिंग इज़ कॉन्फ़िगर्ड बाय देमसेल्फ, और वो जो है, वो हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे उस सर्विस को, दैट इज़ द सॉफ्टवेयर। वो डायरेक्टली हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, राइट? तो ये जो है, ये सारे क्लाउड सर्विसेज़ होते हैं। जो भी एप्लीकेशन होता है, वो एप्लीकेशन क्लाउड पे इंस्टॉल होता है, और वो एप्लीकेशन या फिर वो सॉफ्टवेयर हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं एज़ अ एंड यूज़र। तो इस टाइप के जो सर्विस होते हैं, इस टाइप का जो क्लाउड होता है, इसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस, या फिर इसको हम शॉर्टकट में बोलेंगे सास। तो इसके एग्ज़ाम्पल्स अगर देखा जाए, तो ये वर्चुअल मशीन हमको मिलते हैं, राइट? वर्चुअल मशीन मिलते हैं, वीपीसी जो होते हैं, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, ओके, ये हमको मिलते हैं, ये एज़ अ इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस इसमें मिलेंगे। उसके बाद प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस, इसमें हमको क्या मिलेगा कि पूरा का पूरा प्लेटफ़ॉर्म हमको रेडी बना बनाया मिलेगा, उसको हमको सिर्फ़ यूज़ करना है। तो इसमें अ, इसमें लैंप मिलेगा, ये प्री कॉन्फ़िगर्ड होता है, ये हमको मिलेगा। बाकी दूसरा सर्वरलेस एप्लीकेशन मिलेगा। ओके, सर्वरलेस एडब्ल्यूएस में अगर हम देखा जाए, तो उसमें अलग-अलग नाम है, बट इसको हम यहाँ ये बोलेंगे कि सर्वरलेस। इसमें पूरा का पूरा सर्वर जो है कॉन्फ़िगर किया जाता है, हम उसको सिर्फ़ यूज़ करेंगे। ओके, उसके बाद डेटाबेस सर्विस होंगे। होस्टेड डेटाबेस जो होते हैं, वो ऑलरेडी वहाँ पे एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर्ड है, ओएस कॉन्फ़िगर्ड है, सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर है, एवरीथिंग इज़ कॉन्फ़िगर। ओनली वी हैव टू जस्ट क्रिएट द डेटाबेस एंड वी कैन एक्सेस द डेटाबेस। तो ये जो है, ये डेटाबेस वाला जो सिस्टम है, ये भी प्लेटफ़ॉर्म में आ जाएगा, या फिर एप्लीकेशन प्लेटफ़ॉर्म रहेंगे। एप्लीकेशन प्लेटफ़ॉर्म, ये भी एक प्लेटफ़ॉर्म का ही सर्विस रहेगा। तो ये ऐसे जो भी पूरा एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर है वहाँ पे, हमारा जो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन सिर्फ़ हमको वहाँ पे इंस्टॉल करना है, कॉन्फ़िगर करना है, और वो हमको यूज़ करना है। इस टाइप का जो भी कुछ प्लेटफ़ॉर्म होता है, ये सारे प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस में आ जाते हैं। और सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस, इसमें होस्टेड जो भी कुछ जैसे कि जीमेल हुआ, उसके बाद हमारा गूगल ड्राइव हुआ, ये जो सारे सर्विसेज़ हैं, ये सारे होस्टेड एप्लीकेशंस है, होस्टेड सर्विसेज़ है। ये होस्टेड सॉफ्टवेयर हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, और सर्विस को हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। ये हो गया हमारा होस्टेड सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। ठीक है? तो ये बेसिक हमारे जो क्लाउड के एप्लीकेशंस हैं, क्लाउड के ये 3 टाइप के ही हमारे पास सर्विसेज़ है, क्लाउड सर्विसेज़। ओके? तो ये सर्विसेज़ हम यूज़ करके हमारा जो भी एप्लीकेशन है, या फिर जो भी कुछ है, हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ओके? तो सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस, इसमें भी हमारा एप्लीकेशन और जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर है, उसको हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे कि गूगल ड्राइव को हमारे एप्लीकेशंस के साथ कनेक्ट करना होगा, तो वी कैन कनेक्ट दैट एप्लीकेशन। जीमेल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो सारे सर्विसेज़ हैं, ये सास सर्विसेज भी हम हमारे एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर सकते हैं, पास भी हम यूज कर सकते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, आईएएस, ये भी हम यूज कर सकते हैं। डिपेंड ऑन आवर रिक्वायरमेंट, वी हैव टू चूज विच सॉल्यूशन इज बेटर फॉर अस। जैसे कि अगर सपोज हमको सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन आता है, सब कुछ सेटअप करने आता है, और हमको सिर्फ फिजिकल डिवाइस ही चाहिए, फिजिकल मशीन ही चाहिए, सिर्फ हमको वीएम चाहिए, या फिर हमको सिर्फ नेटवर्क चाहिए, तो उस टाइम पे हम जा सकते हैं आईएएस के लिए। ओके, और जहाँ पे हमको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना नहीं है, बना बनाया एप्लीकेशन ही हमको यूज करना है, प्लेटफॉर्म यूज करना है, दैट टाइम वी कैन चूज द पास सर्विस।
ओके, तो ये अलग-अलग जो सर्विसेज है और एडब्ल्यूएस जो है, एडब्ल्यूएस ये तीनों टाइप के सर्विसेज जो है प्रोवाइड करता है। नॉट ओनली एडब्ल्यूएस, गूगल का भी जो क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे भी ये आईएएस, पास और सास मिलता है और उसके साथ-साथ जो अपना अज़ूर है, वहाँ पे भी हमको ये 3 सर्विसेज देखने को मिलेगी। ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट विथ एडब्ल्यूएस। तो एडब्ल्यूएस क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एडब्ल्यूएस जो है ये क्लाउड सर्विस है, तो इसको हम बोलते हैं अमेज़न वेब सर्विसेज़। ओके, तो इसमें वेबसाइट के वेब एप्लीकेशन के थ्रू ये सारे जो भी सर्विसेज़ है, पास सर्विसेज़ होंगे या फिर आईएएस सर्विसेज़ होंगे या फिर सास सर्विसेज़ होंगे। ये सारे सर्विसेज़ हम सिर्फ़ ये ब्राउज़र को एक्सेस करके हम ये सारे सर्विसेज़ मैनेज कर सकते हैं। इसलिए इसको बोला गया है अमेज़न वेब सर्विसेज़। तो वेब एप्लीकेशन यूज़ करके हम ये सारे सर्विसेज़ यूज़ कर सकते हैं। We can create virtual machine, we can create any kind of infrastructure we can create and we can use that infrastructure. Okay, तो इसीलिए इसको बोला जाता है Amazon वेब सर्विसेज। तो ये इसका लॉगिन जो है, इसको लॉगिन करना होगा, इसमें हमको सेटअप करना होगा एंड देन हम इसके सर्विसेज जो है वो यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए जस्ट यू कैन जस्ट विजिट दिस यूआरएल aws.amazon.com। ये जब आप इसको विजिट करोगे, विजिट करने के बाद यहाँ पे आपके लिए 2 ऑप्शन है, क्रिएट एडब्ल्यूएस अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक करो, देन आपका अकाउंट बन जाएगा। और ये जो एडब्ल्यूएस है, एडब्ल्यूएस 12 मंथ के लिए कंप्लीटली फ्री है, नॉट कंप्लीटली, बट इसमें से काफ़ी सारे फीचर्स जो है हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इसको हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ओके? ट्राई करने के लिए। तो यहाँ पे देखो ये फ्री टायर प्रोडक्ट्स भी है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वर्चुअल मशीन है, वो वर्चुअल मशीन हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट कर सकते हैं और 12 मंथ के लिए हम उसको यूज़ भी कर सकते हैं। ट्राई करने के लिए या फिर यूज़ करने के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए फ्री है, बट एक वैलिडेशन के लिए आपको क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड यूज़ करना होगा, जिसका यूज़ करके आप साइन अप कर सकते हैं। साइन अप के 5 स्टेजेस है, 5 स्टेप है। ये 5 स्टेप आपको फिल करने होंगे। ओके, फर्स्ट यू हैव टू जस्ट रजिस्टर विथ योर ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस डालो, ईमेल एड्रेस डाल के इसको रजिस्टर कर लो। उसके बाद एडब्ल्यूएस का अकाउंट नेम आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए ईमेल एड्रेस पे एक लिंक आ जाएगा और ओटीपी आ जाएगा। अ, वहाँ से आप इसको वैलिडेट कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद एक पेमेंट का वेरिफिकेशन के लिए आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ऐड करना होगा और एक आई गेस ₹1 या ₹2 का कुछ ट्रांज़ैक्शन होगा। वो जस्ट वेरिफिकेशन के लिए, मीन्स यू आर अ जेन्युइन यूज़र और नॉट, ओके? क्योंकि क्या होता है कि अमेज़न में काफ़ी सारे फ्रॉड हुए थे, मीन्स वो अकाउंट क्रिएट करते थे, उसके बाद यूज़ करके उसको छोड़ देते थे। इसीलिए सिक्योरिटी पर्पज़ और एक्चुअल यूज़र ही यहाँ पे ले रजिस्टर होना चाहिए, इसकी वजह से इन्होंने थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्शन डाल दिया है, ओके? तो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, उसके बाद थोड़ा-सा पेमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद आपका फ्री अकाउंट खुल जाएगा। जितना आप इसको यूज़ करोगे उतना ही चार्जेस लगेंगे। सो डोंट वरी, जो चार्जेबल सर्विसेज़ है उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। व्हाइल ट्रेनिंग आल्सो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, और जो फ्री है उसको हम यूज़ करेंगे और उसको सीखेंगे, ठीक है? वो जो फ्री सर्विसेज़ है वो मैं आपको बताऊँगा, दैट सर्विस यू कैन यूटिलाइज़, उसको कितना भी यूज़ करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका भी एक लिमिट होता है, उस लिमिट तक हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। जो चार्जेबल सर्विस है उसको हम यूज़ नहीं करेंगे, ओके? आपको अगर कॉन्फिडेंट है कि हम मुझे वो चेक करना ही है, उसको ट्राई करना है, देन यू कैन ट्राई एज़ योर ओन रिस्क। उसमें थोड़ा-सा चार्जेस लगेंगे, उसको हम क्रिएट कर सकते हैं और उसको हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, तो उसका थोड़ा बहुत चार्जेस लगेगा, ओके? आर्ली बेसिस पे ये चार्जेस होते हैं, और वो चार्जेस आप उसको पे कर सकते हैं। तो मेरा अभी अकाउंट ऑलरेडी है, तो आई विल जस्ट लॉग इन इंटो माय कंसोल विथ एक्जिस्टिंग, ओके? तो इसमें लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे 2 यूज़र्स पूछा जाएगा। आपका रूट यूज़र मीन्स ये एडमिन का यूज़र रहेगा। जब भी आप साइन अप करोगे तो आपका रूट एक्सेस ही रहेगा और आप आपका अकाउंट जो है किसी और यूज़र को भी दे सकते हो। इसके लिए आप आईएएम यूज़र क्रिएट कर सकते हो और उसके थ्रू भी हम उसको लॉगिन कर सकते हैं। आईएएम यूज़र के लिए जो भी मेन अकाउंट होता है, उस अकाउंट का आईडी यहाँ पे मेंशन करना होता है और रूट यूज़र के लिए ईमेल आईडी और पासवर्ड से हम लॉगिन कर सकते हैं। तो अभी ये मेरा ईमेल आईडी यहाँ पे डाला हुआ है। तो नेक्स्ट करते हैं, पासवर्ड यहाँ पे पूछेगा एंड देन क्लिक ऑन द साइन इन।
जैसा ही आप इसमें साइन इन करोगे, साइन इन करने के बाद आपको एक डैशबोर्ड खुल जाएगा। इस डैशबोर्ड में आपको कुछ चीजें दिखेगी। ओके, इसमें से थोड़ा सा डैशबोर्ड में क्या क्या कहाँ कहाँ क्या क्या दिखेगा ये मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जो जो सर्विसेज हम यूज करेंगे, रिसेंटली यूज्ड सर्विसेज, वो सर्विसेज यहाँ पे हमको दिखेंगी। ये सर्विसेज मैंने यूज किया है इसलिए यहाँ पे दिख रहा है। जब आप लॉग इन करोगे फर्स्ट टाइम तो आपका डैशबोर्ड कंप्लीटली ब्लैंक रहेगा। ओके, ये सर्विसेज रहेंगी। उसके बाद जो भी हमारे एप्लीकेशंस रहेंगे वो एप्लीकेशन हम राइट हैंड साइड में देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी सर्विसेज और क्विक लिंक्स है। ये लिंक्स देख के यहाँ से भी हम उसको नेविगेट कर सकते हैं। ये सर्विसेज हुआ। उसके बाद जो ऑल सर्विसेज है, जो भी सर्विसेज AWS हमको प्रोवाइड करता है वो सारे सर्विसेज यहाँ पे लिस्टेड है। यहाँ पे आप वो सारे सर्विसेज देख सकते हो। ओके, इसमें अलग अलग टाइप के यहाँ पे कुछ कैटेगरीज बनाए दिए हैं। बेस्ड ऑन दिस कैटेगरी आप सर्विसेज जो है वो चूज कर सकते हैं। इसमें सारे सर्विसेज इंक्लूडेड है। ओके, इसमें IaaS सर्विस भी इंक्लूडेड है, पास सर्विस भी इंक्लूडेड है, SaaS सर्विस भी इंक्लूडेड है। ओके, तो इसमें ऐसा वो SaaS सर्विस के बेसिस पे कैटेगरीज नहीं है। तो ये एप्लीकेशन के यूज के बेसिस पे यहाँ पे इन्होंने कैटेगरीज बनाए हुए हैं। ओके, एनालिटिक्स चाहिए तो एनालिटिक्स रिलेटेड कैटेगरीज वहां पे आएंगे। ओके, कंप्यूट चाहिए जहाँ पे हमको वर्चुअल मशीन वगैरह चाहिए, या फिर फिजिकल वर्चुअल मशीन के रिलेटेड जो भी कुछ चाहिए। ओके, दैट यू कैन एक्सेस थ्रू द कंप्यूट। ओके, कंप्यूट में पूरा आपको मींस मशीन्स मिल जाएंगे, मशीन या फिर मशीन रिलेटेड सर्विसेज सारे कंप्यूट में मिल जाएंगे। ओके, कंटेनर जो कि हम सीखने वाले हैं, डॉकर डॉकर रिलेटेड सारी चीजें, तो ये हमको कंटेनर में मिल जाएंगे। डेटाबेस रिलेटेड सारे सर्विसेज डेटाबेस में मिलेंगे। तो ऐसे सारे डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज जो है ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड करके रखा हुआ है। डेवलपमेंट रिलेटेड भी कुछ सर्विसेज है, वो सर्विसेज हम डेवलपर टूल्स में एक्सेस कर सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा ऑल सर्विसेज कैसे एक्सेस करें। और जो सर्विस हमको डायरेक्ट एक्सेस करनी है उसको हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे डाल दिया EC2। ओके, तो EC2 रिलेटेड सारे जो चीजें हैं यहाँ पे हमको मिल जाएंगी। तो वर्चुअल मशीन रिलेटेड सर्विसेज तो यहाँ पे हम चूज करेंगे। इसमें डॉक्यूमेंटेशन जो है, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड भी हमको कुछ पेजेस रहेंगे तो वो भी मिलेगा। ओके, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द डॉक्यूमेंटेशन, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाएगा। इवेंट्स, ब्लॉग, ये सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ से दिस इज द ग्लोबल सर्च। जैसे हम गूगल में सर्च करते हैं वैसे ये AWS का इंटरनल सर्च है। AWS के रिलेटेड जो भी कुछ हमको चाहिए यहाँ से हम उसको सर्च कर सकते हैं। ओके, तो सर्विसेज में जाएंगे तो सर्विस मिलेंगे, और बाकी चीजों में जाएंगे तो उस रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ओके, ट्यूटोरियल्स में जाएंगे तो सारे ट्यूटोरियल्स भी हमको मिलेंगे, कैसा यूज करना है, वट एवर द थिंग्स आर देयर, वो सारी चीजें हम ट्यूटोरियल्स के माध्यम से हम उसको यूज कर सकते हैं। तो सर्विसेज में जाएंगे और EC2 को हम सिलेक्ट करके EC2 के रिलेटेड सारी चीजें हम देख सकते हैं। ये हो गया हमारा सर्च। उसके बाद यहाँ पे एक क्लाउड शेल है। जो भी वर्चुअल मशीन रहता है या फिर जो भी क्लाउड प्लेटफॉर्म रहेगा, उस प्लेटफॉर्म को अगर हमको एक्सेस करना है और उसमें अगर हमको कॉन्फ़िगरेशंस कुछ हमको चेंज करने हैं, देन वी कैन यूज दिस क्लाउड शेल। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन का एक सेक्शन है। जो भी कुछ AWS हमको नोटिफिकेशन देना चाहता है, कोई एप्लीकेशन हमारा क्रैश होता है, कुछ क्रिटिकल इश्यूज होते हैं, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे नोटिफिकेशन सेक्शन में हम देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट के लिए एक सपोर्ट का यहाँ पे एक मेनू दिया हुआ है। यहाँ ये सपोर्ट यूज करके हम यहाँ पे एक्सपर्ट सपोर्ट का भी हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद सपोर्ट सेंटर है जहाँ पे हम टिकट रेज कर सकते हैं, और हम डायरेक्टली जो भी AWS के इंजीनियर्स होते हैं उन इंजीनियर्स के साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, हमारा क्वेरी उनको हम बता सकते हैं, तो वो AWS इंजीनियर हमारी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए सपोर्ट सेंटर यहाँ पे दिया गया है। कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, वो डॉक्यूमेंटेशन हम यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। कुछ AWS के फ्री ट्रेनिंग्स भी अवेलेबल होते हैं, तो वो ट्रेनिंग भी आप यहाँ से कंडक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, और वो ट्रेनिंग भी अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद गेटिंग स्टार्टेड के कुछ रिसोर्सेस है, जैसे कि सपोज डेटाबेस हमको एक्सेस करना है, डेटाबेस कैसे यूज करना, क्या करना, उस रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो है ये गेटिंग स्टार्टेड में आपको मिल जाएगी। सो ये सारे रिटर्न जो डॉक्यूमेंटेड लेसन्स होते हैं उसको आपको रीड करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो चीज। उसके बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है, ये अकाउंट रिलेटेड सेटिंग है, वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रीजन,
रीजन का मतलब ये होता है जो भी एडब्ल्यूएस का जो फिजिकल सर्वर होते हैं, फिजिकल सर्वर एक डेटा सेंटर में रखे जाते हैं। ये जो डेटा सेंटर है वर्ल्ड वाइड पूरे डेटा सेंटर उन्होंने क्रिएट करके रखे हुए हैं। इंडिया में भी कुछ डेटा सेंटर हैं, जैसे कि मुंबई में डेटा सेंटर है एडब्ल्यूएस का, मुंबई में है, हैदराबाद में है। तो वो डेटा सेंटर जो है वो हम उस डेटा सेंटर में जो फिजिकल डिवाइसेस, फिजिकल मशीन, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रखा जाता है और वहां पे ये सारे एप्लीकेशंस या फिर सर्विसेज कॉन्फ़िगर किए जाते हैं और वहाँ पे हमारा जो भी वर्चुअल मशीन बनाएँगे या फिर जो भी एप्लीकेशन हम होस्ट करेंगे, तो वो एप्लीकेशन जो है उस डेटा सेंटर में हमारा रखा जाता है, वहाँ पे कॉन्फ़िगर किया जाता है और उसको हम रिमोटली एडब्ल्यूएस सर्विसेज़ के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये अलग-अलग एरिया वाइज़ मीन्स रीजन्स उन्होंने बनाए हुए हैं। इस रीजन को हम कनेक्ट करके इस रीजन में भी काफ़ी सारे डेटा सेंटर्स होते हैं। उस डेटा सेंटर को हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो भी सर्विस है, जो भी मशीन हम क्रिएट करेंगे या फिर जो भी सर्विस हम क्रिएट करेंगे, वो कौन से रीजन में होना चाहिए दैट वी कैन चूज़। ओके, जैसे आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद अ आपका बाय डिफ़ॉल्ट एक रीजन जो है वो सिलेक्ट रहता है दैट इज़ द यूएस ईस्ट 1 ओके, ये वर्जीनिया, नॉर्थ वर्जीनिया का ये रीजन है, वो रीजन सिलेक्टेड होता है और इंडिया का रीजन अगर हमको सिलेक्ट करना है, तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मुंबई रीजन है, एशिया पैसिफिक ये रीजन भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें ये हमारे सबसे नज़दीक वाला डेटा सेंटर है और ये डेटा सेंटर यूज़ करके हम यहाँ पे हमारा जो भी क्लाउड एप्लीकेशंस रहेंगे या फिर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, वो हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो ये आप मुंबई रीजन सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपका जो अकाउंट है, अकाउंट रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इस टैब में दी जाती है। अकाउंट का आईडी जब भी हम साइन अप करते हैं, साइन अप करने के बाद हमको एक अकाउंट आईडी दिया जाता है और जो भी कुछ हम सर्विसेज़ लेंगे, वो सारे सर्विसेज़ इस अकाउंट आईडी के साथ लिंक हो जाते हैं। जितना हम यूज़ करेंगे, उतना हमको चार्जेस लग जाते हैं। ये सारी चीज़ें सब कुछ जो भी है, जो भी सर्विसेज़ है, ये सारे सर्विसेज़ हमारे इस अकाउंट के साथ कनेक्टेड होते हैं। जब भी हम सपोर्ट सिस्टम को हम टिकट वगैरह रेज़ करते हैं, तो सपोर्ट सिस्टम के एग्जीक्यूटिव भी या फिर इंजीनियर भी हमको ये पूछ सकते हैं कि आपका जो अकाउंट आईडी है, अकाउंट आईडी बताओ, उस अकाउंट आईडी पे हम हेल्प करेंगे, ओके? उसके बाद ये अकाउंट रिलेटेड सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएँगी। ऑर्गनाइज़ेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। सपोज़ हमारा जो भी अकाउंट है, वो ऑर्गनाइज़ेशन का अकाउंट होगा, तो यहाँ पे हम ऑर्गनाइज़ेशन क्रिएट कर सकते हैं और उस ऑर्गनाइज़ेशन में हम मल्टीपल चाइल्ड अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे हम ऑर्गनाइज़ेशन भी मैनेज कर सकते हैं। या अगर सुपर एडमिन का अकाउंट होगा, उसमें ऑर्गनाइज़ेशन रहेंगे और उस ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर और भी काफ़ी सारे हम अकाउंट निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ से ऑर्गनाइज़ेशन मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद सर्विस कोटास कुछ-कुछ जो सर्विसेज़ है, वो लिमिटेड यूसेज उसमें दिया जाता है क्योंकि जो फिजिकल मशीन होता है, वो क्रैश ना हो जाए हेवी यूज़ होके। इसलिए हर सर्विस का एक लिमिटेशन दिया जाता है और वो लिमिटेशन जो है यहाँ पे सर्विस कोटा में होता है, तो वी कैन मैनेज दैट कोटा। उसको हम मैनेज कर सकते हैं, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं। ये सारे कोटास यहाँ पे हम देख सकते हैं। उसके बाद बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट ये इसका एक सेपरेट डैशबोर्ड होता है, जहाँ पे हम जितने भी सर्विसेज़ यूज़ करते हैं, उस सर्विस का कितना कॉस्ट होता है या फिर क्या चार्जेस लग रहे हैं, उसको हम कैसे यूज़ करें, कैसे एक्सेस करें। वो सारी चीज़ें हम ये बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट में हम इसको देख सकते हैं। उसके बाद कुछ सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स ये हमको लगेंगे। ये हम जब डिप्लॉय करेंगे उस टाइम पे ये जब हमको यूज़ करना होगा, दैट टाइम वी विल डिस्कस इन डिटेल कि ये सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स इसको कैसे यूज़ करते हैं। इसको सीएलआई टूल कैसे यूज़ करेंगे और उसमें ये सिक्योरिटी क्रेडेंशियल कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। तो ये था बेसिक डैशबोर्ड ऐसा-ऐसा रहेगा, कहाँ पे कौन-सी चीज़ें मिलेगी ये हमको पता होना चाहिए। ओके, सर्विसेज़ में सर्विसेज़ मिलेंगे, अकाउंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे मिलेगी अकाउंट में और रीजन हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा डैशबोर्ड। अभी हम जस्ट डिस्कस करेंगे EC2 ओके, EC2 है क्या? एक EC2 की सर्विस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। EC2 हम यहाँ पे सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद यू कैन जस्ट फाइंड हियर वर्चुअल सर्वर्स इन द क्लाउड ओके, ये इसका मीनिंग है EC2। EC2 इसको बोला जाता है AWS में। EC2 का मतलब है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड ओके। इसका शॉर्ट फॉर्म EC2 बोला जाता है। 2 सी आते हैं इसमें राइट? ECC की जगह पे इन्होंने जस्ट उसको सी का 2 यहाँ पे कर दिया है, ओके। तो इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड इसका फुल फॉर्म है, इसीलिए इसको बोला जाता है EC2, ओके। तो जस्ट जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे देन यू विल गेट अ डैशबोर्ड। इसका एक सेपरेट डैशबोर्ड आता है।
जितने भी सर्विसेज हम एडब्ल्यूएस में देखेंगे, हर सर्विस का एक उसका डेडिकेटेड डैशबोर्ड यहाँ पे आ जाता है। ओके, तो ये डैशबोर्ड जो है ये EC2 का डैशबोर्ड है। EC2 रिलेटेड जो भी सर्विसेज है, जो भी फीचर्स है, वो सारे सर्विसेज जो है हम इस EC2 डैशबोर्ड में हम देख सकते हैं। तो इसमें बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, इसमें होता है इंस्टेंस। तो ये वर्चुअल मशीन जो है, वर्चुअल मशीन क्या होता है वो भी मैं आपको थोड़े शॉर्ट में बताऊंगा। जैसे कि लैपटॉप जो होता है ये हमारा फिजिकल है, राइट? ये इसको हम टच कर सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं, इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। और इस मशीन में क्या है कि एक ओएस होता है, और उस ओएस के थ्रू हम काफी सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, और उसमें एप्लीकेशन हम डेवलप भी कर सकते हैं, राइट? ये तो हो गया हमारा फिजिकल डिवाइस। बट इस फिजिकल डिवाइस में भी हम एक वर्चुअल डिवाइस या फिर वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं, और वो मशीन हम रिमोटली उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। वैसे ही एडब्ल्यूएस जो है, एडब्ल्यूएस का जो हार्डवेयर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर किसी डेटा सेंटर में फिजिकल वहां पे सर्वर्स होते हैं। उस सर्वर में हम एक हमारे अकाउंट में हम एक छोटा सा वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं, और वो वर्चुअल मशीन हम इस EC2 डैशबोर्ड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो वो जो है उसके उस मशीन को यहाँ पे बोला जाता है इंस्टेंस, EC2 इंस्टेंस। ओके, EC2 एक सर्विस हो गया, और उस सर्विस में जब हम एक मशीन क्रिएट करेंगे तो उस मशीन को बोला जाता है इंस्टेंस। ओके, तो वो हो गया हमारा EC2 इंस्टेंस इज नथिंग बट द वर्चुअल मशीन। ओके, जैसे हमारा फिजिकल मशीन होता है, वैसे ही हम एक वर्चुअल मशीन वहां पे क्रिएट करते हैं, और वो मशीन मशीन हम रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये EC2 डैशबोर्ड यूज करके उस मशीन को हम एक्सेस कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ओके, ये कंप्लीट जो एक्सेस है, वो कंप्लीट एक्सेस हमको ये EC2 डैशबोर्ड में मिल जाता है। तो इसमें जितने भी रिसोर्सेस है, काफी सारे रिसोर्सेस होते हैं। इसमें इंस्टेंस मीन्स आपका मशीन हो गया, वर्चुअल मशीन हो गया। उसके बाद इलास्टिक आईपी, जो भी पब्लिक आईपी होता है, पब्लिक आईपी हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, स्टैटिक आईपी हम ले सकते हैं। तो जो स्टैटिक आईपी है, ये स्टैटिक आईपी को एडब्ल्यूएस में इलास्टिक आईपी बोला जाता है। तो ये स्टैटिक आईपी हम मैनेज कर सकते हैं। लोड बैलेंसर्स होते हैं, लोड बैलेंसर हम मैनेज कर सकते हैं। लोड बैलेंसर इज अ मीन्स प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ओके, तो ये हम यूज कर सकते हैं। स्नैपशॉट क्रिएट कर सकते हैं, जो भी हमारा मशीन रहेगा उस मशीन का हम इमेज क्रिएट करके वो इमेज रख सकते हैं, ताकि जब भी हमारा कोई क्रैश हो जाता है एप्लीकेशन, या फिर हमारा पूरा मशीन हमारा क्रैश हो जाता है, तो ये स्नैपशॉट के थ्रू हम उसको रिकवर कर सकते हैं, इसलिए स्नैपशॉट क्रिएट किए जाते हैं। उसके बाद ऑटो स्केलिंग ग्रुप, जैसे कि हमारा एप्लीकेशन ग्रो हो रहा है, ओके, काफी सारे रिसोर्सेज, काफी सारे यूजर हमारे एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, हमको हमारा एप्लीकेशन स्केल करना होगा। तो उसके लिए हम ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ये रनिंग इंस्टेंसेस कौन से यहाँ पे देख सकते हैं, और टोटल ऑल इंस्टेंसेस हम यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद प्लेसमेंट ग्रुप होते हैं, जैसे कि हम मैंने अभी बोला, रीजन होता है, एक मेन रीजन होता है, और उस रीजन के अंदर काफी सारे डेटा सेंटर्स होते हैं। तो उस रीजन में कौन से डेटा सेंटर में हमारा मशीन हमको क्रिएट करना है, उसके लिए बोला जाता है प्लेसमेंट ग्रुप। हम वो ग्रुप क्रिएट करके उस ग्रुप में भी हमारा जो इंस्टेंस है क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम इज नथिंग बट द स्टोरेज, जो हार्ड डिस्क हम बोलते हैं हमारे मशीन में, लैपटॉप में, या फिर जो भी हमारा मशीन होता है उसमें जो वॉल्यूम्स हम क्रिएट करते हैं, तो ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम सॉरी जो स्टोरेज होता है, हार्ड डिस्क होता है, उस हार्ड डिस्क को यहाँ पे वॉल्यूम बोला जाता है। ओके, तो ये वॉल्यूम भी हम क्रिएट कर सकते हैं, स्टोरेज क्रिएट करके वो स्टोरेज जो है हमारे मशीन को हम अटैच कर सकते हैं। उसके बाद जो भी मशीन्स हम क्रिएट करेंगे, उस मशीन को रिमोटली एक्सेस करने के लिए कुछ हमको सिक्योरिटी के पर्पस की पेयर हमको क्रिएट करना होता है। ओके, ये सब सिक्योर शेल के थ्रू हम इसको एक्सेस करते हैं, तो इसलिए सिक्योर एसएसएल का की हम बना सकते हैं। एक पब्लिक की होता है, एक प्राइवेट की होता है। जैसे यूजर नेम पासवर्ड यूज करके हम इसमें लॉगिन कर सकते हैं, राइट? सिमिलर वे EC2 इंस्टेंस को, EC2 मशीन को एक्सेस करने के लिए ये की पेयर जो है, की पेयर बनाने पड़ते हैं। ओके, सिक्योरिटी ग्रुप होता है, सिक्योरिटी ग्रुप ये फायरवॉल की जैसा काम करता है। ये सारी चीजें हम वन बाय वन करके देखेंगे, तो इसको ये करने के बाद आपको सारी चीजें आसान हो जाएंगी, और ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं, वो हम इंस्टेंस क्रिएट करके देखेंगे, और इसके जो फीचर्स है वो फीचर्स भी हम धीरे धीरे समझ लेंगे। इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए हमको क्लिक करना है लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर। जैसे हम लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद
यहाँ पे एक फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में हमको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। जैसे हम ये इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद हम लॉन्च इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, तो एक हमारा वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएगा। ये वर्चुअल मशीन कहाँ पे रखना है, क्या करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे नेम एंड टैग्स में हमको हमारा जो भी कुछ इंस्टेंस हम क्रिएट करेंगे उसको आइडेंटिफाई करने के लिए नाम देना होगा, राइट। जो भी हमारा लैपटॉप होता है वो लैपटॉप कौन सा है, या फिर वर्चुअल मशीन अगर है तो वो वर्चुअल मशीन किस पर्पज के लिए हम यूज करने वाले हैं, ये यहाँ पे हमको उसका नेम जो है हम दे सकते हैं। ओके, हम यहाँ पे बोलेंगे जस्ट लाइक फुल स्टैक डेवऑप्स वीएम, ऐसे हम बोलेंगे, ठीक है। तो ये फुल स्टैक डेवऑप्स के लिए हमने ये वीएम बनाया है, वर्चुअल मशीन बनाया है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं फुल स्टैक डेवऑप्स वीएम। उसके बाद यहाँ पे आता है एप्लीकेशन एंड ओएस इमेजेस। ओएस इमेज मीन्स हमको विंडोज मशीन चाहिए या फिर उबंटू मशीन चाहिए, लिनक्स मशीन चाहिए, कौन सा मशीन चाहिए, वो मशीन का इमेज हमको सिलेक्ट करना होता है। जैसे हम ये इमेज सिलेक्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जैसे ये इंस्टेंस क्रिएट होगा तो उस इंस्टेंस में ये ओएस भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होके हमको आएगा। हमको डायरेक्टली वो मशीन डायरेक्टली हम एक्सेस कर सकते हैं। और ये इमेज जो है, इमेज सिलेक्ट करना जरूरी होता है। तो इसको ये अमेज़न मशीन इमेज इसको बोला जाता है। ये मशीन इमेज बाय डिफॉल्ट वहाँ पे होते हैं। ये हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें ये इमेज यूज़ करके जब हम मशीन क्रिएट करेंगे, वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, तो उस वर्चुअल मशीन में वो ओएस और उस रिलेटेड जो भी एप्लीकेशंस रहेंगे, वो एप्लीकेशन उसमें बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड आते हैं। ओके, इसमें सिर्फ ओएस भी होते हैं और उसके साथ-साथ उस ओएस के साथ एप्लीकेशन भी इंस्टॉल्ड होके आते हैं। कौन सा ओएस चाहिए वो दैट वी कैन चूज़। तो इसमें अमेज़न का लिनक्स है, मैक ओएस है, उबुंटू है, विंडोज़ मशीन भी हम क्रिएट कर सकते हैं, रेड हैट क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे ओएस जो है, वो ओएस हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी हम सिलेक्ट करेंगे उबुंटू। ओके, ये हो गया हमारा हमने सिलेक्ट किया अमेज़न मशीन इमेज। ओके, इसको एएमआई ऐसा भी बोला जाता है। ये अमेज़न मशीन इमेज जो है ये हम खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। जो भी हमारे पास ऑलरेडी अगर एप्लीकेशन है, ऑलरेडी हमारे पास अगर मशीन है, तो उस मशीन को भी हम अमेज़न मशीन इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो देखेंगे हम बाद में। ओके, अभी हम सिलेक्ट करेंगे उबुंटू का मशीन। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको आर्किटेक्चर, ओएस आर्किटेक्चर कौन-सा चाहिए, वो आर्किटेक्चर यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट 64 बिट यहाँ पे आ जाता है। वो हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इंस्टेंस का टाइप, तो इंस्टेंस के अलग-अलग टाइप होते हैं, ये टाइप हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका टाइप का मतलब क्या है? जैसे कि हम लैपटॉप लेते समय हम चेक करते हैं, राइट? रैम कितना है, उसका प्रोसेसर कितना है, उसमें हार्ड डिस्क कितना है, उसमें और कौन-सी फीचर्स है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। सिमिलरली वर्चुअल मशीन क्रिएट करते टाइम भी हमको सीपीयू, रैम या और जीपीयू, ये सारी चीज़ें हमको चाहिए, राइट? तो हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार हमको कितना सीपीयू चाहिए, कितना मेमोरी चाहिए, दैट मेमोरी वी कैन चूज़। ओके, उसके लिए यहाँ पे अमेज़न में एडब्ल्यूएस में काफ़ी सारे इंस्टेंसेस के डिफ़ॉल्ट टाइप कुछ क्रिएट करके रखे हुए हैं, तो वो हम चूज़ कर सकते हैं। इसमें जो फ्री वाला है, ये T2 माइक्रो, ये जो इंस्टेंस है, ये इंस्टेंस फ्री है। यहाँ पे लिख के आता है फ्री टायर एलिजिबल, मीन्स इस इंस्टेंस को जब भी हमने अकाउंट ओपन किया उसके बाद 12 मंथ तक ये इंस्टेंस हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। इसमें ये एक इंस्टेंस हम पूरे साल भर के लिए हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये फ्री अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको देखना है फ्री है या नहीं है। ओके, अगर गलती से आपने किसी और इंस्टेंस को अगर चूज किया तो वो फ्री नहीं होता है। फ्री में कुछ लिमिटेड ही इंस्टेंसेस है। जैसे कि देखो ये T2 माइक्रो इज फ्री, उसके बाद T2 माइक्रो जो है ये भी फ्री है। ये फ्री वाले इंस्टेंसेस आप यहाँ पे सर्च करके देख सकते हो। बाकी अगर दूसरा इंस्टेंस अगर देखोगे तो ये फ्री नहीं है, डे 1 से आपको चार्जेस लगना शुरू हो जाएगा। देखो फ्री में एक ही इंस्टेंस जो है वो फ्री टायर एलिजिबल है। तो इसको T2 माइक्रो को सिलेक्ट करो और फ्री में इसको हम इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। और बाकी जो भी है वो इंस्टेंसेस आप यहाँ पे कंपेयर इंस्टेंस टाइप यहाँ पे क्लिक करके बाकी इंस्टेंसेस भी आप देख सकते हो। उसमें ग्राफिक कितना है या फिर मेमोरी कितना है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो T2 माइक्रो में उसका आर्किटेक्चर क्या है, इसमें सीपीयू कितना आता है, कितना कोर सीपीयू आता है, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, सीपीयू इसमें एक आएगा, मेमोरी उसमें 1 जीबी आएगा, स्टोरेज इसमें बाय डिफॉल्ट नहीं आएगा, बट उसमें स्टोरेज भी फ्री होता है। स्टोरेज टाइप कौन सा है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है।
नेटवर्क का उसका परफॉर्मेंस कैसे है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। ओके। हाई परफॉर्मेंस अगर इंस्टेंस चाहिए, उसमें नेटवर्क का अगर नेटवर्क ट्रैफिक अगर हमको ज़्यादा चाहिए, देन नेटवर्क परफॉर्मेंस हम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। नेटवर्क ट्रैफिक अगर ज़्यादा चाहिए, तो उसमें नेटवर्क का जो भी कार्ड होता है, वो नेटवर्क का हमको कार्ड हेवी यूसेज वाला मिल जाता है। यहाँ पे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करके हमको जो इंस्टेंस चाहिए, वो इंस्टेंस हम ले सकते हैं। बट अभी फ्री टायर में जो एलिजिबल है, वो इंस्टेंस सिर्फ एक ही है, दैट इज़ T2 माइक्रो। तो T2 माइक्रो ही इंस्टेंस आप क्रिएट करो प्रैक्टिस के लिए भी। ओके, उसके बाद सिलेक्ट इंस्टेंस टाइप करो एंड देन ये अपना T2 माइक्रो जो इंस्टेंस है, ये इंस्टेंस यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। हमने सिलेक्ट किया ऊपर ओएस, उसके बाद हमने सिलेक्ट किया कौन-सा मशीन हमको क्रिएट करना है, उस मशीन का टाइप हमने सिलेक्ट किया, दैट इज़ द इंस्टेंस टाइप। इसमें हमको सिलेक्ट करना है T2 माइक्रो, दैट इज़ द फ्री। उसके बाद यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है की पेयर। की पेयर क्या होता है? मैंने अभी बताया, जैसे कि मशीन तो हमने क्रिएट किया, बट वो मशीन हमारा कहाँ पे है? अमेज़न के सर्वर पे, अमेज़न के डेटा सेंटर में। बट उस मशीन को अगर हमको एक्सेस करना है, उस मशीन में अगर हमको जो भी कुछ डेटा रखना है या फिर एप्लीकेशन स्टोर करना है, तो उसके एक्सेस करने के लिए हमको कुछ सिस्टम चाहिए, राइट? उसके लिए एक मशीन तो हो गया हमारा डेटा सेंटर में, और हमारा मशीन जो है, हमारा लैपटॉप जो होता है, उस लैपटॉप से हम उस मशीन को रिमोटली कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए कुछ क्लाइंट होते हैं, जैसे कि एसएसएच क्लाइंट होते हैं। उसमें हमारा पुट्टी हो गया, उसके बाद एसएसएच सर्वर हो गया। ऐसे काफ़ी सारे क्लाइंट टूल मिलते हैं, एसएसएच क्लाइंट। उसके थ्रू हम इसको इस मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए हमको चाहिए की पेयर। तो ये की पेयर हमको बनाना होगा। अगर ऑलरेडी हमने की हमारे पास की पेयर है, तो वो की पेयर हम चूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास की पेयर नहीं है, तो हम यहाँ पे क्रिएट न्यू की पेयर करके हम की पेयर क्रिएट भी कर सकते हैं। ओके। अभी आपको इतना ही ध्यान में रखना है, इंस्टेंस को एक्सेस करने के लिए की पेयर क्रिएट करना है। ये की पेयर कैसे काम करता है, क्या करता है, ये सारी चीज़ें जब हम लिनक्स पढ़ेंगे, लिनक्स का स्टडी करेंगे, दैट टाइम ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी के लिए इतना ही याद रखो, ये जो वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीन को एक्सेस करने के लिए ये की पेयर जो है क्रिएट किया जाता है, और ये की पेयर यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम इस एग्जांपल में हम क्रिएट की पेयर के ऊपर क्लिक करेंगे और एक नया की पेयर क्रिएट करेंगे। तो ये की पेयर जो है, ये की पेयर किस वजह से हम यूज़ करेंगे या फिर किसको हमको इसको देना है, इसके लिए थोड़ा-सा आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इसको रख सकते हैं। तो अभी हम इसको बोलेंगे फुल स्टैक फुल स्टैक डेवऑप्स की। तो ये मेरे आइडेंटिफिकेशन के लिए हुआ। ये जो की है, ये की मैं किस पर्पज़ के लिए यूज़ करने वाला हूँ, ये मैंने इसमें नेम ऐड करके रख दिया। उसके बाद ये की पेयर का टाइप है, इसमें ये एल्गोरिदम होते हैं, ये एन्क्रिप्शन के एल्गोरिदम होते हैं। तो इसमें आरएसए सिलेक्ट करो बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद ये प्राइवेट की का फॉर्मेट कौन-सा चाहिए। इसमें 2 फॉर्मेट होते हैं, एक होता है ये ओपन एसएसएच और दूसरा है पुट्टी। अगर हम पुट्टी क्लाइंट यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम पीपीके फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम ओपन एसएसएच क्लाइंट यूज़ करने वाले हैं, तो वहाँ पे हम ये ओपन एसएसएच वाला पीईएम फॉर्मेट भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अभी हम पुट्टी यूज़ करेंगे, पुट्टी ये क्लाइंट टूल है, ये भी हम मैं आपको अभी बताऊँगा, ये पुट्टी कैसे इंस्टॉल करते हैं और इसको इस इंस्टेंस को कनेक्ट सॉरी, इसको पुट्टी के थ्रू हम इस इंस्टेंस को कैसे क्रिएट करेंगे, ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो अभी हम इसको यहाँ पे पीपीके सिलेक्ट करेंगे। जब हम पुट्टी क्लाइंट यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हमको सिलेक्ट करना है पीपीके, ओके? तो हम यहाँ पे पीपीके सिलेक्ट करेंगे एंड क्लिक ऑन क्रिएट की पेयर। जैसे ही आप इस क्रिएट की पेयर के ऊपर क्लिक करोगे, तो एक फाइल बन जाएगा, एक फाइल आपका डाउनलोड हो जाएगा। देखो यहाँ पे डाउनलोड हो गया। यहाँ पे दिख रहा है फुल स्टैक डेवऑप्स हाइफन की डॉट पीपीके। इस फ़ोल्डर में अगर जाओगे, डाउनलोड के फ़ोल्डर में अगर हम जाएँगे, तो वहाँ पे आपको ये फाइल मिलेगा, ओके? ये फुल स्टैक डेवऑप्स की डॉट पीपीके ये फाइल आपको मिल जाएगा। ये फाइल आपका इम्पोर्टेंट है। अगर ये फाइल आपका डिलीट हो जाएगा या फिर मिस हो गया है, तो आप इस इंस्टेंस को दोबारा कभी भी कनेक्ट नहीं कर पाओगे, इस मशीन को एक्सेस नहीं कर पाओगे। 2 की बन जाते हैं, एक की होता है पब्लिक की इस मशीन के अंदर इंस्टॉल हो जाता है, और दूसरा होता है प्राइवेट की जो कि हमारे पास होता है। प्राइवेट की और पब्लिक की दोनों का एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन होके इस मशीन को ऑथेंटिकेट किया जाता है, और इस मशीन में हम एक्सेस पा सकते हैं। अभी ये जो की है, ये की बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये की अगर गलती से भी अगर हम किसी को दे दिया और उस व्यक्ति को हमारे मशीन का आईपी एड्रेस पता चल गया, तो वो
व्यक्ति हमारे मशीन को एक्सेस कर सकता है और हमारा मशीन का एक्सेस पूरा उसको मिल जाता है। इसीलिए ये जो प्राइवेट की होता है, इसको सेफली आप स्टोर करके रखो। ये किसी को मिलना नहीं चाहिए। किसी को भी अगर मिल जाता है, तो उसको पूरा हमारा मशीन का एक्सेस मिल जाता है। ओके? प्राइवेट की मीन्स पूरा घर का ताला उसको चाबी मिल गई, तो घर का पूरा एक्सेस मिल गया। सिमिलरली ये ताला और चाबी के जैसा काम करता है। जो ताला है, ताला एडब्ल्यूएस के पास होता है और चाबी हमारे पास होती है। ओके? जब भी हम वो ताला और चाबी एक-दूसरे के साथ मिला के हम घुमाएँगे, तो जैसे घर खुल जाता है, वैसे ही ये की यूज़ करके हम इस वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमने जो की क्रिएट किया, वो की बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिलेक्टेड आता है, ओके? जो भी क्रिएटेड कीज़ होते हैं, वो कीज़ यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेटवर्क सेटिंग, इसमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऐसे ही रखने दो, इसको कोई चेंज मत करो, ओके? ये हम आने वाले सेशन में इसको हम देखेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे आता है कॉन्फ़िगर स्टोरेज। हमारे मशीन में कौन-सा स्टोरेज चाहिए, ओके, कितना स्टोरेज चाहिए। हार्ड डिस्क जो हम सिलेक्ट करते हैं, तो हार्ड डिस्क कितना चाहिए, वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टोरेज कितना जीबी चाहिए, क्या चाहिए, ये वर्चुअल स्टोरेज क्रिएट किया जाता है और ये वर्चुअल स्टोरेज हमारे मशीन को अटैच किया जाता है, ओके। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 8 जीबी सिलेक्टेड होता है। अप टू 30 जीबी तक हम ये जो स्टोरेज है, ये स्टोरेज हम क्रिएट कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट इसको यूज़ कर सकते हैं। 30 जीबी तक 30 जीबी के अगर ऊपर हम स्टोरेज क्रिएट करेंगे, तो वो चार्जेबल रहेगा, बट 30 जीबी तक जितना भी हम स्टोरेज यूज़ करेंगे, वो कंप्लीटली फ्री ऑफ चार्ज रहेगा, ओके? बट ये मल्टीपल स्टोरेज मत क्रिएट करो, मल्टीपल स्टोरेज क्रिएट करेंगे तो वो 30 जीबी में काउंट हो जाएगा, ओके? बाय डिफ़ॉल्ट 8 जीबी इज़ इनफ, तो हम यहाँ पे 8 जीबी सिलेक्ट करके हम इसमें नेक्स्ट जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे राइट साइड में लॉन्च इंस्टेंस का बटन है। लॉन्च इंस्टेंस बटन के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे, तो हमारा एक मशीन जो है, ये मशीन इंस्टेंस वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएगा। ये थोड़ा-सा टाइम लगेगा वर्चुअल मशीन क्रिएट होने के लिए, बट दिस इज़ वेरी फास्टर। हम हमारे लोकल मशीन में भी ओएस भी अगर हमको इंस्टॉल करना है, तो वो ओएस इंस्टॉल करने के लिए भी हमको घंटों लग जाते हैं। बट एडब्ल्यूएस इतना फास्ट है कि देखो कितने मीन्स कुछ ही सेकंड्स में ये अपना वर्चुअल मशीन जो है क्रिएट हो चुका है। जैसे ये सक्सेस हो जाएगा, उसके बाद आपको एक मशीन का आईडी मिल जाएगा। ये आईडी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको डैशबोर्ड में दिख जाएगा। ओके, जैसे हम इस आईडी के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये वर्चुअल मशीन का डैशबोर्ड हमको मिल जाएगा। तो इस डैशबोर्ड के थ्रू हम ये पूरा वर्चुअल मशीन एक्सेस कर सकते हैं। देखो, हमने जो नेम दिया था, ये नेम यहाँ पे मिल जाएगा और जैसे हम इस इंस्टेंस आईडी के ऊपर क्लिक करेंगे, तो एक छोटा-सा मशीन का, इस वर्चुअल मशीन का डैशबोर्ड खुल जाएगा। इसमें हम सारी डिटेल्स देख सकते हैं। जैसे कि हमारा लैपटॉप है, लैपटॉप की भी प्रॉपर्टीज़ हम देख सकते हैं, राइट? उसमें हार्डवेयर कौन-सा है, उसका नेटवर्क कार्ड कौन-सा है, उसका आईपी एड्रेस कौन-सा असाइन हुआ, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से देख सकते हैं, ओके? तो इसमें जब भी हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, तो उस इंस्टेंस को 2 आईपी एड्रेस असाइन होते हैं। एक होता है पब्लिक आईपी एड्रेस और दूसरा होता है प्राइवेट आईपी एड्रेस। प्राइवेट आईपी एड्रेस जो है, वो इंटरनल ईसी2 इंस्टेंस के अंदर ही उसको हम एक्सेस कर सकते हैं और पब्लिक जो है, पब्लिक मीन्स जो भी डेटा सेंटर है, उस डेटा सेंटर के बाहर से भी उस इंस्टेंस को हम एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए जो भी हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, तो उस इंस्टेंस को 2 आईपी एड्रेस यहाँ पे असाइन हो जाते हैं। एक होता है पब्लिक, जो पब्लिक आईपी यूज़ करके हम इस मशीन को एक्सेस कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं और दूसरा होता है प्राइवेट आईपी एड्रेस। प्राइवेट आईपी एड्रेस ये सिर्फ अमेज़न के एडब्ल्यूएस का जो भी नेटवर्क होता है, उसी नेटवर्क से ये एक्सेस होगा, उस नेटवर्क के बाहर इस इंस्टेंस को एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये प्राइवेट आईपी उस वजह से रहेगा। उस डेटा सेंटर में हम इस आईपी एड्रेस के थ्रू उस मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू हम कहीं से भी इस मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस मशीन को कैसे एक्सेस करें, ये भी हम देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे बाकी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है। ये कौन से इसका प्राइवेट आईपी डीएनएस क्या है, इंस्टेंस टाइप क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे कुछ टैब्स भी हैं, इस टैब में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इस टैब में डिटेल में आपको की पेयर मिल जाएगा, मीन्स कौन-सा की पेयर ये इंस्टेंस क्रिएट करते टाइम यूज़ किया गया था, वो की पेयर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और दूसरी एक बात ये है कि जब भी हम एक की पेयर बनाएँगे, उसके बाद दोबारा ये की पेयर हम बना नहीं सकते। उसका जो भी पीपीके या फिर पीईएम फाइल हमने डाउनलोड किया है, वो सिर्फ़ एक ही बार डाउनलोड कर सकते हैं। दोबारा अगर हमको डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड नहीं कर सकते। एक ही बार वो डाउनलोड हो जाता है, इसलिए उसको सेफ़ली हमको रखना ज़रूरी होता है।
उसके बाद स्टेटस एंड अलार्म, इसमें उस इंस्टेंस का जो भी स्टेटस है वो स्टेटस हम देख सकते हैं। इसमें सिस्टम कंटिन्यूअसली उसका हेल्थ चेक किया जाता है। अभी ये इनिशियलाइज हो रहा है, हमारा इंस्टेंस जो है इनिशियलाइज हो रहा है, उसमें कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसमें टूल्स इंस्टॉल हो जाएंगे। ये सारी चीजें इनिशियलाइजिंग फेज में अभी है। मॉनिटरिंग टूल्स, इसमें सीपीयू कितना यूज हुआ, रैम कितना यूज हुआ, नेटवर्क कितना यूज हुआ, डिस्क स्पेस कितना यूज हुआ, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं। ये मॉनिटर इसलिए है कि एक्चुअल यूसेज कितना हो रहा है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी, तो ये जो इंस्टेंस है, ये इंस्टेंस कोई भी किसी को भी एक्सेस होना नहीं चाहिए। इसमें जो भी एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन का यूज भी कोई और यूजर ना कर पाए, इसलिए हम इसको सिक्योरिटी फायरवॉल ऐड कर सकते हैं। ये फायरवॉल ऐड करने के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया जाता है। ये सिक्योरिटी ग्रुप अपने आप क्रिएट हो जाएगा। तो हर मशीन में एक पोर्ट होता है, उस पोर्ट के थ्रू हम उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो भी मशीन रहेगा, उस मशीन को कम्युनिकेट करने के लिए एक पोर्ट ओपन किया जाता है, उस पोर्ट के थ्रू हमारा कम्युनिकेशन होता है। ओके, अब ये पोर्ट, ये थोड़ा सा नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट है, ये जब हम लिनक्स देखेंगे उस टाइम पे थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए इतना याद रखो, एक पोर्ट है, उस पोर्ट के थ्रू हम इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो पोर्ट है, कौन सा पोर्ट ओपन करना चाहिए, कौन सा पोर्ट ओपन नहीं रखना चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है ये सिक्योरिटी ग्रुप में हम कॉन्फ़िगर करके रख सकते हैं। इसमें जो भी ट्रैफिक है, इनबाउंड ट्रैफिक मीन्स जो भी बाहर के नेटवर्क से हमारे मशीन को एक्सेस करना चाहता है, ओके, वो जो ट्रैफिक है, वो ट्रैफिक होता है इनबाउंड ट्रैफिक। और उस इनबाउंड ट्रैफिक के लिए हम यहाँ पे रूल लिख के रख सकते हैं। कोई जैसे कि आईपी एड्रेस तो सब किसी को पता चल गया, ओके, तो वो उसके मशीन से हमारे मशीन को एक्सेस कर सकता है। वो कौन से मशीन से कौन से पोर्ट से एक्सेस करना चाहता है, या फिर कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू एक्सेस करना चाहता है, उसके लिए यहाँ पे हम रूल क्रिएट करके रख सकते हैं। वो रूल आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आउटबाउंड रूल्स, आउटबाउंड रूल्स मींस हमारे मशीन से बाहर के मशीन हम कैसे एक्सेस करेंगे, इसीलिए ये आउटबाउंड रूल लिखा जाता है। ओके, आउटबाउंड रूल में यहाँ पे सारे पोर्ट जो है वो ओपन होते हैं, ऑल पोर्ट और ऑल प्रोटोकॉल यहाँ पे ओपन होते हैं। और ये आईपी एड्रेस 0.0.0, इसका मतलब एनीवेयर मीन्स कहीं से भी हम मीन्स कोई भी मशीन जो है मीन्स पूरे कंप्लीट इंटरनेट को हम एक्सेस कर सकते हैं। ये हो गया हमारा आउटबाउंड रूल, मीन्स हमारे मशीन से हम सारी दुनिया का जो भी मशीन रहेगा या फिर जो भी कुछ डेटा रहेगा एक्सेस कर सकते हैं। बट बाहर की दुनिया से मीन्स पब्लिक नेटवर्क से हमारे मशीन पे कोई एक्सेस नहीं रहेगा। जो भी एक्सेस रहेगा वो कौन सा होना चाहिए, वो हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ पे हम सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ से भी हम ये जो पोर्ट रहेगा वो पोर्ट ओपन कर सकते हैं या फिर क्लोज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके बाद नेटवर्किंग, नेटवर्किंग में जो है जैसे कि पब्लिक आईपी हुआ, प्राइवेट आईपी हुआ, उसके बाद हमारे मशीन को एक फिजिकल इंटरफेस में जो भी नेटवर्क का कार्ड होता है, जैसे वाईफाई के लिए हमारे डिवाइस में वाईफाई होना चाहिए, वाईफाई का डिवाइस होना चाहिए। वैसे इथरनेट कनेक्शन अगर हमको जोड़ना है, ओके, फिजिकल केबल नेटवर्क अगर हमको जोड़ना है, तो उसके लिए हमको फिजिकल नेटवर्क कार्ड होना जरूरी है, राइट। तो वो एक वर्चुअल कार्ड क्रिएट किया जाता है, और वो नेटवर्क इंटरफेस हमारे मशीन को अटैच किया जाता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी हमको यहाँ पे दिखती है। ओके, उस इंटरफेस को, उस नेटवर्क कार्ड को, ओके, पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी कौन सा असाइन हुआ है अभी, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। और अगर स्टैटिक आईपी असाइन हुआ है, तो वो कौन सा स्टैटिक आईपी असाइन हुआ है, वो आईपी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये बेसिक अपना नेटवर्किंग के रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम नेटवर्किंग टैब में देख सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है स्टोरेज। स्टोरेज मीन्स ये अपना हार्ड डिस्क इसको समझ सकते हैं, जो भी हमारा फिजिकल स्टोरेज रहेगा, जो भी ऐसे स्टोरेज रहेगा, वो स्टोरेज हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें ब्लॉक स्टोरेज होता है, तो ये ब्लॉक स्टोरेज हम यहाँ पे देखेंगे। देखो यहाँ पे जैसे हमने इंस्टेंस क्रिएट किया, तो ये एक स्टोरेज भी अपने आप क्रिएट होता है, और वो स्टोरेज हमारी इस EC2 मशीन को अटैच हो जाता है। तो इस वॉल्यूम का मीन्स इस स्टोरेज का भी हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। देखो इसका जो साइज है 8 GB रैम है, सॉरी 8 GB इसका स्टोरेज है, ये अटैच हो चुका है, और ये कब कब अटैच किया था, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं। स्टोरेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम यहाँ से देख सकते हैं। और ये जो टैग है, टैग इसका मतलब ये है कि एडिशनल कुछ इंफॉर्मेशन अगर हमको इस वर्चुअल मशीन के साथ देनी है, ओके, रखनी है, तो इसके लिए हम टैग यूज कर सकते हैं।
टैग इसका ज्यादा कुछ यूज नहीं है। इसका यूज इसीलिए है कि सपोज हमारे पास काफी सारे इंस्टेंसेस हमने क्रिएट किए हैं, उस इंस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, सर्च करने के लिए अगर हमको चाहिए, ओके, तो हम इसको ग्रुपिंग करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ एडिशनल टैग रख के लिख के रख सकते हैं। ओके, तो ये टैग जो है ये यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ओके, इसमें की वैल्यू पेयर में होता है, जैसे कि इंस्टेंस का नेम, ओके, नेम एक डिफॉल्ट टैग है, उसका की रहेगा और उसका वैल्यू जो है, वैल्यू हम इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये जो टैग है, इस टैग को यूज करके भी हम फिल्टर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, उसके लिए ये टैग बेसिकली यूज किया जाता है। यहाँ पे मैनेज टैग का ऑप्शन है, मैनेज टैग का ऑप्शन यूज करके हम एडिशनल टैग भी ऐड कर सकते हैं। देखो हमने नेम दिया था, राइट, फुल स्टैक डेवऑप्स हाइफन वीएम, तो ये हमारे वीएम का नाम हो गया। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये नेम की यूज किया था। वैसे हम दूसरा भी कोई की यूज कर सकते हैं, जैसे कि सपोज हम इसको बोलेंगे कि सपोज मेमोरी कितना है, मेमोरी रिलेटेड अगर हमको कोई ग्रुप क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे बोलेंगे मेमोरी, ओके, ये 8 GB वाला है या फिर 1 GB वाला है। 1 GB हमने यहाँ पे डाल दिया, राइट। तो ये 1 GB वाले जितने भी इंस्टेंसेस रहेंगे, उसको अगर हमको फिल्टर करना है कभी, तो हम इजीली इसको फिल्टर कर पाएंगे। इसीलिए ऐसे टैग हम ऐड करके रख सकते हैं और इसको हम सेव करके रख सकते हैं। दिस इज ओनली फॉर ग्रुपिंग या फिर सर्च करते टाइम इसको, इसका यूज हम कर सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे सर्च है, तो इस सर्च में हम बोलेंगे, ओके, मेमोरी, देखो यहाँ पे टैग में ये मेमोरी आ गया, मेमोरी हम सिलेक्ट करेंगे, उसमें मेमोरी इक्वल टू नॉट इक्वल टू हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इक्वल टू अगर बोला, उसके बाद हम बोलेंगे 1 GB, तो क्या है कि 1 GB मेमोरी, जितने भी 1 GB मेमोरी के जितने भी इंस्टेंसेस रहेंगे, वो इंस्टेंसेस हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इस पर्पज के लिए भी ये जो टैग है, टैग यूज कर सकते हैं, कस्टम टैग। ठीक है, ये हो गया अपना बेसिक इंस्टेंस क्रिएट हुआ। इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए ये सारी चीजें हमको इस तरह से हम इसको इंस्टेंस को क्रिएट कर सकते हैं। अभी जो इंस्टेंस है, ये इंस्टेंस में और भी कुछ फीचर्स है, ओके। जैसे कि इस इंस्टेंस को हमने ये अभी रनिंग स्टेट है, इसका जो स्टेट है दिस इज रनिंग। इसको अगर, इस इंस्टेंस को अगर हमको स्टॉप करना है या फिर इस इंस्टेंस को हमको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना है, तो उसके लिए इस इंस्टेंस के चेकबॉक्स हमको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद एक्शन का ऑप्शन यहाँ पे है, यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस है, ओके। जैसे कि इस इंस्टेंस को रिमोटली कनेक्ट कर सकते हैं, ओके, ये ऑप्शन हम बाद में देखेंगे। तो इंस्टेंस का जो स्टेट है, ये हम यहाँ पे कुछ स्टेट है, इस इंस्टेंस को हम स्टॉप कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, इसको हम हाइबरनेट मोड पे भी ले जा सकते हैं, और इस इंस्टेंस को हम टर्मिनेट भी कर सकते हैं। स्टॉप किया तो आपका इंस्टेंस सिर्फ स्टॉप हो जाएगा, जैसे हम हमारा मशीन शट डाउन करते हैं, वैसे ये हमारा मशीन जो है शट डाउन हो जाएगा, ओके। और टर्मिनेट जब हम करेंगे, टर्मिनेट करने के बाद हमारा जो वर्चुअल मशीन है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इस मशीन को दोबारा हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ओके। तो टर्मिनेट का मतलब पूरा डिस्ट्रॉय करने के लिए ये हम टर्मिनेट यूज कर सकते हैं, ओके। ये वर्चुअल मशीन हम पूरा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टर्मिनेट इंस्टेंस। स्टॉप कर देंगे तो उस मशीन को हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, बट वो मशीन अवेलेबल रहेगा, उस मशीन को हम दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं और दोबारा स्टार्ट करके उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्शन में कुछ और ऑप्शंस है, ओके, वो हम देखेंगे। जैसे कि कनेक्ट ऑप्शन है, जैसे हम इसके ऊपर कनेक्ट करेंगे, ओके, कनेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो हम इसको, इस मशीन को हम रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, ओके। इसमें काफी सारे ऑप्शंस है, ओके। एक तो है ईसी टू इंस्टेंस कनेक्ट, ये डायरेक्टली हम AWS का ये जो मैंने शेल बताया, तो ये शेल के थ्रू ये डायरेक्टली हम इस इंस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं, और इसमें हम कमांड लाइन के थ्रू इस इंस्टेंस में हम जो भी कुछ एक्टिविटी करनी है, वो एक्टिविटी हम कर सकते हैं। उसके बाद सेशन मैनेजर है, उसके बाद SSS क्लाइंट है, इसके थ्रू भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी ये इंस्टेंस कनेक्ट के थ्रू हम इसको कनेक्ट करेंगे। ये होस्टेड सर्विस है, EC2 इंस्टेंस कनेक्ट। इसका यूज करके शेल हमको मिल जाता है, ओके। जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो खुल जाएगा, और इस नए विंडो में ये जो इंस्टेंस है, ये इंस्टेंस का एक शेल सेशन यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो ये कंप्लीटली हमारा एक EC2 इंस्टेंस का जो कंसोल होता है, लिनक्स मशीन है, लिनक्स मशीन का जब हम लर्न करेंगे, ओके, दैट टाइम यू कैन गेट आइडिया कि लिनक्स के कमांड्स कैसे होते हैं और लिनक्स को कैसे एक्सेस किया जाता है, राइट। जैसे हमारा विंडोज में भी होता है, राइट, कमांड प्रॉम्प्ट, तो वैसे ही ये कमांड प्रॉम्प्ट के जैसा हमको ये मिल जाएगा, और ये शेल रहता है। इस कंसोल के थ्रू हम पूरा जो मशीन है, उस मशीन को हम एक्सेस कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे हम इसको करेंगे क्लियर, क्लियर कमांड से पूरा हमारा स्क्रीन क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद LS कमांड है, उसमें हम जो भी डायरेक्टरीज वगैरह है वो हम देख सकते हैं। और
ये मशीन एक्सेस कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। और दूसरा जो ऑप्शन है, यहाँ पे इसके डिटेल्स देखने के लिए, जैसे अभी हमने इस इंस्टेंस आईडी के ऊपर क्लिक करने के बाद भी डिटेल्स देख सकते हैं, सिमिलर स्टेट। उसके बाद इंस्टेंस का स्टेट मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद इंस्टेंस के कुछ एडिशनल सेटिंग्स होंगे, वो चेंज कर सकते हैं। नेटवर्किंग के अगर सेटिंग्स हमको चेंज करने हैं, वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी ग्रुप हमने देखा, उस रिलेटेड सेटिंग जो भी चेंजेस हमको करने हैं, तो वो चेंजेस हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद इंस्टेंस का इमेज और टेम्पलेट, जैसे अभी हमने फॉर्म पूरा फिल किया था इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए, उसका इमेज कौन सा चाहिए, उसका टाइप कौन सा चाहिए, नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशंस कौन से चाहिए, और स्टोरेज क्या चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन हमने फिल करी। उसके बाद हमने इंस्टेंस क्रिएट किया। तो वो सारी जो चीजें हैं, वो हम एक टेम्पलेट क्रिएट करके रख सकते हैं। उस टेम्पलेट में वो सारी इंफॉर्मेशन हम प्री फिल करके रख सकते हैं। ओके, इसके लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन है। इसमें क्रिएट इमेज, इमेज अगर क्रिएट करेंगे, जैसे हमने इमेज सिलेक्ट किया था व्हाइल क्रिएशन, ओके, क्रिएट करते टाइम हमने जो इमेज सिलेक्ट किया था, वैसे ही हमारे इंस्टेंस के थ्रू हम एक नया इमेज क्रिएट कर सकते हैं। और इस इंस्टेंस में जो जो एप्लीकेशन, जो जो कॉन्फ़िगरेशंस है, वो सारे कॉन्फ़िगरेशंस उस इमेज में आ जाएंगी। और इस इमेज के बेसिस पे जब हम नया वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, तो उस मशीन में ये सारी इंफॉर्मेशन या फिर ये सारे एप्लीकेशंस उस मशीन में अपने आप आ जाएंगे। तो इसके लिए हम ये क्रिएट इमेज ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे क्रिएट इमेज का ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, और हम एक नया इमेज क्रिएट करेंगे। इससे क्या होता है वो भी हम देखेंगे। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, ये अपना फुल स्टैक डेवऑप्स वाला जो वीएम है, इसका हम इमेज बना रहे हैं, तो इसीलिए इसको यही नाम हम देंगे। ओके, हम इसको बोलेंगे फुल स्टैक डेवऑप्स इमेज। ये इमेज कहाँ से बना है, तो इस इंस्टेंस से बना है। जो इंस्टेंस हमने क्रिएट किया, उस इंस्टेंस में जो जो चीजें हैं, वो इंफॉर्मेशन यूज करके एक नया इमेज बनेगा। और इस इमेज को यूज करके हम नया इंस्टेंस जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें जो भी अपना स्टोरेज कौन सा चाहिए, क्या चाहिए, वो भी कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे डाल सकते हैं। और एडिशनल टैग अगर हमको चाहिए, तो वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये जो टैग है, ये टैग इज वेरी यूजफुल फॉर सर्चिंग के लिए। और हमारे पास बहुत सारे इमेजेस है, और उसमें हमको सर्च करना है, फिल्टर करना है, तो ये टैग जो है यूजफुल हो सकते हैं। अभी हमको यहाँ पे कोई टैग नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको एम्प्टी रखते हैं और क्रिएट इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ये क्रिएट इमेज करेंगे, क्रिएट इमेज करने के बाद दो चीजें यहाँ पे बन जाती है। एक बन जाता है उसका स्नैपशॉट, और दूसरा बन जाता है AMI। AMI मीन्स अमेज़न मशीन इमेज। ओके, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस मिल जाएंगे। एक है इमेजेस, इमेजेस में आपको मिल जाएगा AMIs। ओके, AMI मीन्स अमेज़न मशीन इमेजेस, यहाँ पे मिल जाएंगे। और दूसरा जो है, यहाँ पे आपको इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, ये कि जो कि ये वर्चुअल स्टोरेज हमको AWS क्रिएट करके देता है, वो स्टोरेज हमको मिल जाएंगे। ये यहाँ पे वॉल्यूम्स है, जो वॉल्यूम्स हमने क्रिएट किए हैं। और उसके बाद स्नैपशॉट, स्नैपशॉट मीन्स जो भी हमारा डिवाइस है, वर्चुअल स्टोरेज है, ओके, उस स्टोरेज का, उस वॉल्यूम का एक इमेज क्रिएट किया जाता है। जैसे हम जिप फाइल क्रिएट करते हैं फोल्डर का, राइट, वैसे ही यहाँ पे ये पूरा एक पैकेज क्रिएट करके मिलता है, वो स्नैपशॉट बनता है। ओके, तो अभी देखो, जैसे हम ये AMI के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमको दिखेगा ये फुल स्टैक डेवऑप्स इमेज, जो अभी हमने क्रिएट किया, ये इमेज हमको यहाँ पे मिल जाएगा। और इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो इसका एक AMI आईडी बन जाता है। उसके साथ साथ, ओके, तो इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे, तो इसका जो भी स्टोरेज है और इसके एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है, ये इंफॉर्मेशन हमको मिल जाते हैं। परमिशंस, स्टोरेज, ये स्टोरेज जो स्टोरेज इसमें है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे मिलता है। और टैग जो हमने क्रिएट किया है, वो टैग का इंफॉर्मेशन भी हमको यहाँ पे मिल जाता है। ओके, ये हो गया। और इस इमेज के साथ साथ और एक चीज बन जाती है, दैट इज योर स्नैपशॉट। इमेज जो है, इमेज में सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है। इमेज में क्या इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि उसमें ओएस कौन सा है, उसमें स्टोरेज क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है, वो इंफॉर्मेशन होती है इमेज में। और जो फिजिकल, जो एक्चुअल, जिस मशीन से हमने ये इमेज क्रिएट किया है, तो उस इमेज का एक वॉल्यूम भी बन जाता है। वॉल्यूम इज नथिंग बट द, जो भी अपना हार्ड डिस्क होता है, वो हार्ड डिस्क का एक कॉपी होता है। ओके, वो कॉपी या फिर जिप फाइल हम उसको बोल सकते हैं। कोई फोल्डर का हम जिप फाइल जैसे बनाते हैं, वैसे हमारा उस वॉल्यूम का, उस हार्ड डिस्क का एक हमारा जिप वर्जन बन जाएगा। और वो जो जिप रहेगा, दैट
दैट इज योर स्नैपशॉट। ओके, एग्जैक्टली जो भी एक बैकअप होता है, बैकअप बोल सकते हैं हम इसको। ओके, स्नैपशॉट इज नथिंग बट बैकअप। जो भी हमारा मशीन है, उस मशीन का कंप्लीट जो बैकअप है, ये बैकअप इस स्नैपशॉट में आ जाता है। ओके, अभी ये देखो, ये जो स्नैपशॉट है, ये स्नैपशॉट के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो इसमें एडिशनल हमको डिटेल्स मिल जाएंगे। ये वॉल्यूम का आईडी हमको मिल जाएगा, और ये वॉल्यूम जो है, इसके बाकी डिटेल्स मिल जाएंगे। ये कब क्रिएट किया था, उसका ओनर कौन है, और इसका स्टोरेज क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे हमको मिल जाएंगी। ओके, ये जो है, ये इंस्टेंस जब हमने ये क्रिएट किया था, जब हमने ये इमेज क्रिएट किया, उस इमेज के साथ ये इंस्टेंस, ये स्नैपशॉट क्रिएट हुआ। ओके, इसलिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड हो जाता है, जैसे कि क्रिएटेड बाय क्रिएट इमेज, और ये कौन से इंस्टेंस के थ्रू ये इमेज बना हुआ है, स्नैपशॉट बना हुआ है, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाता है। और इसका जो AMI है, ये AMI आईडी कौन सा है, ये भी इसमें लिंक होता है। तो AMI जो है, इमेज जो है, अमेजोन मशीन इमेज, ये इमेज और ये स्नैपशॉट, ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ओके, इस EMI में भी इसका मेंशन होना चाहिए। ओके, देखो यहाँ पे ये ब्लॉक डिवाइसेस में, यहाँ पे ये स्नैप और इसका स्नैपशॉट का जो आईडी है, ये आईडी यहाँ पे ये स्टोरेज में मेंशन होता है। ओके, ये स्टोरेज में देखो, यहाँ पे डिवाइस आईडी जो है, इसमें स्नैपशॉट, ये इसमें लिंक होता है। ये मशीन का इमेज है। इस मशीन, ये जब मशीन हम नया क्रिएट करेंगे, तो उस टाइम पे कौन सा स्नैपशॉट मींस कौन सा बैकअप उसमें लोड होना चाहिए, वो जो स्नैपशॉट है, उस स्नैपशॉट का आईडी भी इसमें ऐड होता है इस स्टोरेज में। ओके, तो ये बाय डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट स्टोरेज ये क्रिएट करेगा, और उसके साथ साथ ये जो स्नैपशॉट हमने इसमें क्रिएट हुआ है, ये स्नैपशॉट भी उसमें रिस्टोर हो जाएगा, ये बैकअप भी उसमें रिस्टोर हो जाएगा। ओके, तो ये जो है, ये अमेजोन का जो इमेज है, ये इमेज क्रिएट होगा, ये इमेज आपको यहाँ पे इमेज में देखने को मिलेगा, और इस इमेज के साथ साथ एक स्नैपशॉट क्रिएट होता है, और ये स्नैपशॉट उस इमेज को कनेक्टेड रहता है, और ये इमेज का इंफॉर्मेशन आपको ये स्नैपशॉट में आपको मिल जाएगा। तो अभी हम इस AMI के ऊपर क्लिक करेंगे, और इसका स्टेटस हम देख सकते हैं। इसका बैकअप होने के लिए और ये इमेज बनने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। जब हम डिस्कस कर रहे थे, उस टाइम पे ये अपना जो इमेज है, इमेज बन के पूरा रेडी हो चुका है। ओके, तो अभी इसका स्टेटस जो है अवेलेबल है। तो इस इमेज के ऊपर हम एक नया इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, जस्ट इस इंस्टेंस को सिलेक्ट करो, सॉरी, इस इमेज को सिलेक्ट करो। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन बन जाएगा, दैट इज द लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम AMI। मींस इस इमेज के थ्रू आप नया इंस्टेंस जो है क्रिएट कर सकते हो। ओके, जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जैसा हमारा क्रिएट इंस्टेंस का फॉर्म खुला था, वैसा ही यहाँ पे फॉर्म खुल जाएगा, और यहाँ पे ये जो हमने इमेज सिलेक्ट किया है, ये इमेज यहाँ पे सिलेक्टेड आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो, ये अपना फुल स्टैक डेवऑप्स इमेज जो है, ये इमेज यहाँ पे सिलेक्टेड आया है। जब हम नया इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, उस टाइम पे हम जो अमेज़न के ऊपर जो भी इमेजेस है, वो इमेजेस हम सिलेक्ट कर सकते हैं, उबुंटू या फिर दूसरा कोई भी है। ओके, वैसे ही हम ये डेवऑप्स का इमेज जो हमने क्रिएट किया है, वो इमेज यहाँ पे सिलेक्टेड आ जाएगा, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे डाल सकते हैं। सर्वर का नेम हमको डालना होगा, उसके बाद इंस्टेंस टाइप हमको सिलेक्ट करना होगा, की पेयर हमको सिलेक्ट करना होगा। ओके, जो की पेयर हमको इसके लिए यूज करना है, वो की पेयर सिलेक्ट करके हम जैसे ही लॉन्च इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, तो इस इमेज के बेसिस पे जो हमारा पुराना इंस्टेंस था, उस इंस्टेंस का जो हमने बैकअप लिया है, और उसका जो हमने इमेज क्रिएट किया है, उस इमेज के बेसिस पे ये नया इंस्टेंस जो है, वो लॉन्च हो जाएगा। और उसके साथ साथ और एक टेम्पलेट भी होता है, लॉन्च टेम्पलेट। ओके, तो ये लॉन्च टेम्पलेट भी हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज ये इंस्टेंस क्रिएट करते टाइम हमने जो जो इन्फॉर्मेशन फिल करी थी उस फॉर्म में, वो उसका एक हम इमेज, एक टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। जब भी हम नया हमको इंस्टेंस क्रिएट करना है, सिमिलर इंस्टेंस अगर हमको नया और दोबारा क्रिएट करना है, तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं कि ये जो टेम्पलेट है, वो टेम्पलेट यूज करके हम नया इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना है, इस इंस्टेंस को सिलेक्ट करो, एंड देन एक्शन में जाकर वहां पे इमेज एंड टेम्पलेट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसमें क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम इंस्टेंस, ये ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एक नया टेम्पलेट जो है क्रिएट हो जाएगा।
इस टेम्पलेट को हमको नाम देना होगा, हम नाम सेम देंगे, दैट इज फुल स्टैक डेवऑप्स, ये टेम्पलेट हम बोलेंगे, वीएम टेम्पलेट, वीएम टेम्पलेट। ओके, इसका डिस्क्रिप्शन अगर हमको डालना है तो वो ऐड कर सकते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए, मैं अभी यही रखता हूँ। ओके, उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, ये सारी इंफॉर्मेशन उस इंस्टेंस के थ्रू ली गई है। ओके, इसमें कौन सा इमेज यूज हुआ था, उसके बाद इसका इंस्टेंस टाइप क्या था, उसमें की पेयर कौन सा सिलेक्ट किया था, नेटवर्क कौन सा हमने सिलेक्ट किया था, क्या कॉन्फ़िगरेशन था, उसमें स्टोरेज हमने क्या लिया था, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, ये सारी इंफॉर्मेशन उस इंस्टेंस से ली जाती है और ये फॉर्म जो है, ये फॉर्म यहाँ पे स्टोर हो जाता है। ओके, क्रिएट अ लॉन्च टेम्पलेट। तो इसके क्या होगा, एक टेम्पलेट क्रिएट हो जाता है और जैसे ही हम ये इस EC2 इंस्टेंस में जाएंगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे हमको दिखेगा लॉन्च टेम्पलेट। जितने भी हमने टेम्पलेट क्रिएट किए हैं वो टेम्पलेट हम यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, जैसे कि देखो यहाँ पे हमने ये टेम्पलेट क्रिएट किया था, फुल स्टैक डेवऑप्स वीएम टेम्पलेट, राइट। तो ये टेम्पलेट जो है, ये टेम्पलेट हम यहाँ पे देख सकते हैं और इस टेम्पलेट के बेसिस पे हम नया इंस्टेंस जो है क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो इस टेम्पलेट को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट का ऑप्शन आता है। क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो नया इंस्टेंस है, नया इंस्टेंस हम क्रिएट कर पाएंगे। सिर्फ हमको यहाँ पे सॉरी, मिस्टेक, हाँ ओके सॉरी, ये नया टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए ऑप्शन है, बट इस टेम्पलेट के थ्रू अगर हमको वीएम क्रिएट करना है, वर्चुअल मशीन या फिर EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम एक्शंस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे ऑप्शन है लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम टेम्पलेट। ओके, ये ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं। जैसे ही ये ऑप्शन हम चूज करेंगे तो हमारा जो फॉर्म है वो फॉर्म पूरा प्रीफिल होके आएगा। यहाँ पे हमको ये सारी इंफॉर्मेशन जो है फिल करने की जरूरत नहीं है। ओके, देखो यहाँ पे ओएस जो है वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, इंस्टेंस टाइप जो है वो सिलेक्टेड है, की पेयर जो है सिलेक्टेड है, नेटवर्क सेटिंग वो भी सिलेक्टेड है, ईबीएस स्टोरेज जो है ये भी सिलेक्टेड है, और जो टैग है वो टैग भी यहाँ पे सिलेक्टेड है, प्री डिफाइंड है। इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं और अगर मॉडिफाई नहीं करना है तो डायरेक्टली इमीडिएटली हम इस इंस्टेंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा जो भी इंस्टेंस, बहुत बार क्या होता है कि सेम कॉन्फ़िगरेशन का हमको मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट करने होते हैं, दैट टाइम वी कैन यूज दिस टेम्पलेट ऑप्शन। एक बार टेम्पलेट क्रिएट करके रखो और उस टेम्पलेट के बेसिस पे जितने हमको चाहिए उतने इंस्टेंसेस हम बना सकते हैं सेम सेम कॉन्फ़िगरेशन के, या फिर थोड़ा बहुत अगर चेंज करना है तो वो चेंज हम कर सकते हैं। अभी टेम्पलेट और इमेज में क्या डिफरेंस है? तो टेम्पलेट जो है, टेम्पलेट इज अ इंफॉर्मेशन। जब भी हम नया इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो उस इंस्टेंस का क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, वो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम स्टोर करके रखते हैं टेम्पलेट में, दैट इज द टेम्पलेट। ओके, जब भी हमारा नया इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए जो जो ऑप्शंस हमको चूज करने हैं वो सारे ऑप्शंस हम प्री डिफाइन करके रख सकते हैं और प्री डिफाइंड ऑप्शन यूज करके हम नया इंस्टेंस इमीडिएटली क्रिएट कर सकते हैं, वो हो गया हमारा टेम्पलेट। और उसके विपरीत जो अपना AMI है, AMI का मतलब क्या होता है कि उसमें मशीन का इमेज होता है, पूरा का पूरा मशीन का इमेज है। तो AMI में जो भी एप्लीकेशन है, उस इंस्टेंस के अंदर जो भी एप्लीकेशन है, उस इंस्टेंस के अंदर जो जो कॉन्फ़िगरेशन है, कोई पैकेजेस हमने इंस्टॉल करे हैं, कोई सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल करे करके रखे हुए हैं, कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ सेटिंग है, वो सारी चीजें जो हमने क्रिएट करके रखा हुआ है, उसका जो बैकअप है, बैकअप लेके हमने जो इमेज क्रिएट किया वो इमेज हो गया। इमेज और टेम्पलेट ये दो अलग अलग चीजें। टेम्पलेट जो है, टेम्पलेट इज जस्ट इंफॉर्मेशन, वो इंस्टेंस किस तरह से होना चाहिए उसका एक इंफॉर्मेशन है। और दूसरा जो है एएमआई जो है, एएमआई क्या है कि उस इंस्टेंस के अंदर ओएस कौन सा होना चाहिए, ओएस उसके बाद उसमें एप्लीकेशन कौन सा होना चाहिए, उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, ये जो इंफॉर्मेशन होती है, ये सारी इंफॉर्मेशन होती है एएमआई में। ठीक है, तो आज के लिए हम EC2 इंस्टेंस यहीं पे रुकते हैं और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चन के लिए हम अगले कुछ मिनटों के लिए हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं।